Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, I am going to explain class 12th Political Science, Chapter 4, India's External Relations. So see, पूरे जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जो कुछ पढ़ा है उसी से थोड़ा सा रिलेटेड भी है और उसी पे डिपेंड भी करता है। देखिए इस चैप्टर में हम क्या मेन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। देखिए ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फोकस करता है कि किस तरह की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कंट्रीज़ में और स्पेशली डोमेस्टिक चैलेंजेस किस तरह से कंट्रीज़ ने फेस करे हैं। इसके साथ ही क्या क्या एक्सटर्नल चैलेंजेस थे जो इन कंट्रीज़ ने फेस करे हैं और किस तरह से उनके सोल्यूशन भी हासिल किए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स है जो लीडर्स थे उन्होंने किस तरह के चैलेंजेस जो है वो फेस किए और किस तरह की जो पॉलिसीज़ थी स्पेशली नॉन अलाइनमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ पे किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स किया। इसके साथ ही देखेंगे हम किस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अपने नेबर्स के साथ किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। साथ ही जो 3 वॉर्स हुए थे 1962, 1965, 1971 उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इन कॉन्फ्लिक्ट्स जो उनके नेबर्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया का उससे भी ये वॉर काफ़ी रिलेटेड है। इसके साथ ही इन वॉर्स का और इसके साथ ही एक्सटर्नल रिलेशंस किस तरह से जनरल वे में रहे, किस तरह से आगे और शेप हुए और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा इंडिया जैसी कंट्री के पॉलिटिक्स में, उसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही देखिए इस चैप्टर में हम कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। वी स्टडी द स्टोरी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल पॉलिटिक्स बाय फोकसिंग ऑन। इसके साथ ही देखिए हम ये भी जानेंगे किस तरह का रिलेशनशिप रहा हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिटिक्स पे और इससे किस चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप्ड इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। तो हम बहुत ज़्यादा इस बारे में पढ़ेंगे किस तरह के इंटरनेशनल वे में किस तरह के कॉन्टेक्स्ट रहे जिसकी वजह से इंडिया के जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं वो किस तरह से शेप हुए, किस तरह से और ज़्यादा आप कह सकते हो किस तरह से ये और ज़्यादा बने। ठीक है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट है कि जो ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स हैं दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, कि ऐसे कौन से ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स रहे जिनके वजह से हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनी। इसके बाद इंडिया का जो भी हिस्ट्री रही रिलेशंस विद चाइना और पाकिस्तान उनके बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर में और साथ ही हम इंडियाज़ की जो न्यूक्लियर पॉलिसी यहाँ पे इवोल्यूशन हुई स्टार्ट हुई उसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही जो देखिए जो चैप्टर के ऊपर जो एक पिक्चर में दिखाए गए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के फेसेस दिखाए गए यहाँ पे, तो ये कौन कौन थे इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है इसमें कुछ नाम मेंशन किए गए हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट कंटेंट चाहिए लिखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है नाम नेहरू विथ क्रूमा फ्रॉम घाना, नासिर फ्रॉम इजिप्ट, Sukarno from Indonesia and Tito from Yugoslavia. At a meeting of non-aligned nations, New York, October 1960, these five comprise the core leadership of the नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नैम के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। फुल फॉर्म नैम की कई बार पूछी जाती है। इवन इंडिया के रिगार्डिंग किस तरह का ये कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पे किस तरह की जो आप कह सकते हो थ्योरी अप्लाई की गई इंडिया के थ्रू वो आपको पता चलेगा चैप्टर के थ्रू। तो देखिए इस ये पिक्चर एक मीटिंग को दर्शाती है जिस मीटिंग के लिए ये नॉन अलाइंड मूवमेंट की मीटिंग के लिए अटेंड किया था इन 5 नेशंस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने। और ये मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी न्यूयॉर्क अक्टूबर में 1960 में। अच्छा इसमें जो लीडर्स हैं उनके नाम याद रखिएगा। देखिए पंडित नेहरू जो है हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इसके साथ ही देखिए क्रूमा जो है वो घाना से बिलोंग करते थे, ये भी वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। और इसके बाद देखिए नासिर जो है वो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। अच्छा इससे पहले मैं बता दूँ आपको घाना, तो ये घाना जो है ये वेस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है। इसके बाद देखिए जो नासिर हैं वो बिलोंग करते हैं इजिप्ट से। और देखिए इजिप्ट के बारे में थोड़ा सा आप जान ले तो इजिप्ट जो है वो थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका का, और किसके बाद आफ्टर नाइजीरिया एंड इथोपिया। इसके बाद देखिए जो सुकर्नो है वो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं और जो इंडोनेशिया वो एशिया में सिचुएटेड है। इसके बाद देखिए यूगोस्लाविया से जो है वहाँ के प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट टीटो, इन्होंने ये मीटिंग अटेंड की और इनका पूरा नाम था जोसेफ ब्रॉस टीटो। ठीक है, ये यूरोप में है ये कंट्री। इसके बाद इतना हमने कंटेंट समझ लिया। इसके बाद देखिए अब जो है इंडिया के रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं पूरा कि इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, इंडिया के किस तरह के एक्सटर्नल रिलेशंस है। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है और जो आपको समझना है इस चैप्टर से। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम एक तरह से फॉरेन पॉलिसी ही समझने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो इंडिया का देखा जाए तो इंडिया एक ऐसे टाइम पे बॉर्न हुआ, आप कह सकते हो जिस जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि वर्ल्ड वॉर उसी टाइम वर्ल्ड वॉर भी हुए थे, जो एक कह सकते हो डिवास्टिंग वॉर था जब सब चीज़ें बर्बाद हो गई। और फिर किस तरह से एक इशू था कि किस तरह से फिर से रिक्रिएट किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जाए। और इसके साथ ही देखना
तो देखिए यही वही टाइम था कि इंडिया किस तरह से एक मुश्किल वक्त के टाइम पे आज़ाद हुआ, जब काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि वॉर भी टाइम था, विश्व युद्ध चल रहे थे। और जैसे विश्व युद्ध खत्म हुए तो उसके बाद देखिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आप समझ सकते हो कि रिकंस्ट्रक्शन का भी समझ में आया, लोगों के सामने ये चैलेंजेस भी आए कि किस तरह से जो भी बर्बाद हुआ है, जो भी इकोनॉमी बर्बादी हुई है, उसको किस तरह से रिकवर किया जाए। और साथ ही देखिए पार्टीशन का टाइम भी हुआ था, तो पार्टीशन के टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा ये भी सोच थी कि एक इस्टेब्लिश भी करना है, एक इंटरनेशनल बॉडी को भी बनाना है। साथ ही देखिए जो मैनी मैनी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो कोलैप्सेशन हो गया था, कॉलोनिज़्म का अंत हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो नेशन थे वो भी उभर के सामने आए थे, नए-नए नेशंस बन गए थे। और इसके साथ ही काफ़ी सारे नेशंस को काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आप कह सकते हो फेस करना पड़ा, और ट्विन चैलेंजेस थे, दुगने चैलेंजेस थे, यानी लोगों की भलाई वाले काम भी करने थे और डेमोक्रेसी लोकतंत्र को भी स्ट्रॉन्ग करना था। तो इस तरह के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने फेस करे। इसके बाद देखिए Free India's foreign policy reflected all these concerns in the period immediately after independence। और जैसे भारत आज़ाद हुआ तो उसको अपने इंडिया की जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। किस तरह से उसकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट हुई, किसके कंसर्न में, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो पीरियड का जो एकदम तुरंत जो तत्काल टाइम आया था उसमें उससे रिलेटेड किस तरह की फॉरेन पॉलिसी थी, किस तरह से वो रिफ्लेक्ट हुई, वो भी दिखाया गया। इसके बाद देखिए काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर्स एट द ग्लोबल लेवल, ये तो चलो नेशनल लेवल की बात हो गई। अब देखिए ग्लोबल लेवल पे भी देखिए किस तरह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ों में कंसर्न करने थे, जो भी शेयर थे वो भी थोड़े से पॉइंट से इश्यूज थे जहाँ पे इसको अपने सोच रखनी थी और थोड़े से टॉपिक्स को समझना भी था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल उन्होंने इंडिया को आज़ाद तो कर दिया था, यहाँ से छोड़ के वो चले गए थे, बट इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी वो अपने पीछे इंडिया में छोड़ के चले गए थे। पार्टीशन के बाद देखिए और भी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बढ़ता गया। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टास्क था वो था पॉवर्टी एलिवेशन की, किस तरह से भारत की जो गरीबी है उसको दूर हटाया जा सके। और इसके लिए काफ़ी ये लोग इंतज़ार भी करते किस तरह के तौर तरीके यहाँ पे इस्तेमाल करें, किस तरह के स्कीम्स इंट्रोड्यूस करें जिससे कि काफ़ी थोड़ी सी राहत यहाँ मिल जाए। बट ऐसा कुछ होते नज़र नहीं आया और अभी तक भी नहीं आया है। दिस वॉज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। और इसी वजह से किस एक कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड के अफेयर्स में, जो भी वहाँ पे मीटिंग्स या इश्यूज होते थे उसमें पार्टिसिपेट भी करता था। और जहाँ भी पार्टिसिपेट किया एज अ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के तौर पे इसने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद देखिए एज अ नेशन बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, तो भारत का जन्म एक राष्ट्र के रूप में वर्ल्ड वॉर के पृष्ठभूमि में हुआ। ठीक है, बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि पे। तो ये वर्ल्ड वॉर के पृष्ठभूमि पे ही भारत का जो एक कह सकते हो आप जन्म कह सकते हो एक राष्ट्र के रूप में ये उभर के आया। इसके साथ ही देखिए इंडिया ने अपने काफ़ी सारी जितने भी फॉरेन रिलेशंस थे उनका भी मेन एम क्या रखा था, ठीक है, किस तरह से वो कंडक्ट करने वाले अपने फॉरेन रिलेशंस अपने पड़ोसी राज्यों के साथ और देशों के साथ। तो इसका मेन एम था कि रिस्पेक्ट एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस। ठीक है, कि ये रिस्पेक्ट देगा, आदर देगा, दूसरे देशों की संप्रभुता का आदर करेगा, सम्मान करेगा। और इसके साथ ही ये एक चीज़ और भी करेगा कि अपने देश की जो सिक्योरिटी है, अपने देश की सिक्योरिटी को अचीव भी करेगा। और किस तरह से करेगा ये अचीव, मेंटेनेंस भी करेगा पीस को, ठीक है, शांति को भी मेंटेन करके अपने देश की सिक्योरिटी को भी, सुरक्षा को भी, इसका एम रहेगा कि अपनी सुरक्षा भी बनाए रखें, शांति बनाए रखें। और इसके साथ ही दूसरे देशों के भी संप्रभुता की पूरा का पूरा आदर किया जाए। और इसकी कुछ झलक जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी इन चीज़ों का वर्णन किया गया है, संप्रभुता और जो पीस है, सिक्योरिटी की बातें की गई हैं। तो वहाँ से भी हमें थोड़े से जो आइडियाज़ हैं वो मिल जाते हैं। इवन आपकी कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट पेज में हमें थोड़ा सा टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का मिल भी जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पे मूव करते हो तो यहाँ पे देखिए बताया गया है जिस तरह से एक इंडिविजुअल जो भी पर्सन होता है या कोई भी फैमिली होती है, उसके जो भी एक्शंस है, जो भी उसका व्यवहार होता है, उस पर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, जो सोसाइटी के उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी परिवार के बिहेवियर के लिए कि वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होता है उससे भी फॉरेन पॉलिसी, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसके बाद ही देखिए जो द डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। हमने ये भी देखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो विकासशील देश होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो रिसोर्सेज होती हैं वो नहीं होती। ठीक है,
अगर आप विकसित देशों की बात करोगे तो उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज होती हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ की देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे बहुत देश हैं जिनके पास बहुत कमी होती है रिसोर्सेज की, और इसी वजह से वो काफ़ी सारे जो कंसर्न्स होते हैं, जो काफ़ी सारे जो पॉइंट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनमें इंटरनेशनल सिस्टम को किस तरह इफेक्ट करते हैं, किस तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हमें काफ़ी इस पैरा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह देखिए उनके जो भी गोल होते हैं, मोडिस जो भी गोल होते हैं लाइफ में, जो उनको पाने हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने नेबरहुड, अपने पड़ोसी देशों पे भी थोड़े से निर्भर हो जाते हैं। इवन जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। इसके साथ ही देखिए वो अपनी इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी है उसको उसके लिए भी डिपेंड हो जाते हैं मोर पावरफुल स्टेट्स पे। ओकेजनली इन्फ्लुएंसेस दिया फॉरेन पॉलिसी, और जिससे कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी काफ़ी बार प्रभावित भी होती है। अगर आपने देखा होगा इन द पीरियड इमिडिएटली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस तरीके का जो पीरियड एकदम उभर के आया, जो टाइम उभर के आया, उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपने अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को, किस तरह से वो और उसको पावरफुल बनाए, और साथ ही पावरफुल कंट्रीज से भी वो ज़्यादातर अटैच भी रहे। यानी फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि हम थोड़ा पावरफुल कंट्रीज से थोड़े उनके कॉन्टेक्ट में रहें, जिससे कि बाद में हमें थोड़ा सा कुछ फ़ायदा मिल सके, कुछ सपोर्ट मिल सके इन पावरफुल कंट्रीज से। इसके साथ ही देखिए आप समझ सकते हैं कि दो तरह की कंट्रीज में पूरा का पूरा देश जो है वो बढ़ गया, दो तरह के क्लियर कैंप्स में कह सकते हो आप, कि जितनी भी कंट्रीज थी, जितने भी इस तरह की इंडिपेंडेंट कंट्रीज निकल के आई आफ्टर द कोलैप्सन ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, तो उसके बाद पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था, जितनी भी कंट्रीज थी, वो टू क्लियर कैंप्स में, दो कैंप्स में बढ़ गई। यानी किस कैंप्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपने काफी कुछ पहले भी पढ़ा है। इसके बाद क्योंकि ये एक टाइम था कि यहाँ पे शायद वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया था, पर आप समझ सकते हो कि कोल्ड वॉर जो था, वो शीत युद्ध, वो स्टार्ट होने वाला था। और इस टाइम पे काफ़ी सारी कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की, वो डिवाइडेड हो गई, और किसी ने एक कैंप को सपोर्ट किया, किसी ने दूसरे कैंप को। तो ये कौन से कैंप थे? एक था देखिए जिसने इन्फ्लुएंस किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो एक जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी सारे जो कंट्रीज जो कह सकते हो आप कि इसके प्रभाव में आ गए थे, तो उन्होंने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो कई सारी कंट्रीज इसके पाले में चली गई, कह सकते हो आप। इसके साथ देखिए सेकंड जो थी, सेकंड कैंप की जो यहाँ बात हो रही है, वो है सोवियत यूनियन। तो इस तरह वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज थी उन्होंने भी अपने आप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कुछ चली गई यूनाइटेड स्टेट्स के पाले में, और कुछ चली गई सोवियत यूनियन के पाले में। इसके बाद देखिए इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सारा जो कंटेंट है, आपने अपनी जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें भी ये पढ़ा है। इसके साथ ही देखिए आपने नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, और इसके बारे में हम कुछ और भी इसके इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए हमने ये तो जाना है कि वर्ल्ड वॉर किस तरह से खत्म हुई है, बट ये देखिए अभी भी एंड ऑफ द कोल्ड वॉर चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इंटायरली। इसके साथ ही देखिए किस तरह से जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसने किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह से एकदम चेंज किया, और इसके बाद इसके खत्म होने के बाद भी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थे उनकी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए, उन्होंने किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने को स्ट्रॉन्ग किया, किस तरह से अपनी आप कह सकते हो फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया। बट व्हेन इंडिया अचीव इट्स फ्रीडम, बट देखिए जब इंडिया का टाइम आया, जब इंडिया ने अपनी फ्रीडम को अचीव किया था और स्टार्ट किया था अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना, उसी टाइम क्या हुआ, इन्होंने कोल्ड वॉर वॉज जस्ट बिगनिंग, ठीक है, उसी टाइम कोल्ड वॉर जो था, शीत युद्ध, वो स्टार्ट हो गया था, और इन दो खेमों के बीच में स्टार्ट हुआ था, यूएस के बीच में और सोवियत यूनियन के बीच में। इसकी वजह से जो वर्ल्ड था वो तो डिवाइडेड हो ही गया था दो कैंप्स में। अब क्या आपको लगता है कि इंडिया इन दोनों में से किसी कैंप में, क्या उसने अपनी पॉलिटिक्स जो थी, मान लीजिए 50s और 60s का टाइम था, क्या उसने किसी में पार्ट लिया, किसी खेमे में वो गया, किसी दो कैंप में से किसी एक में उसने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? इसके साथ हम ये भी जानेंगे, क्या इंडिया ने सक्सेसफुल तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को पीसफुली वे में और साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हुए, क्या वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग करने में सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? तो इस सब चीज़ों के जो जवाब हैं इन सारे क्वेश्चंस के, वो हम आगे जानेंगे। ये देखिए पूरा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि बेसिकली हम क्या समझने वाले इस चैप्टर में। इसके बाद देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में उसमें क्या कहा गया था, तो आर्टिकल 51 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या इश्यूज हैं, क्या टॉपिक पे, कि किस तरह से हम प्रमोट करें अपने इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को। इससे रिलेटेड द स्टेट शेल इंडिवियर टू, तो इससे रिलेटेड जो हमारा स्टेट है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप कह सकते हो लिखे गए हैं, लिखित हैं, निहित हैं, ठीक है, इंडिवियर मतलब निहित आप समझ लीजिए। तो क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिन पॉइंट्स की अभी बात हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहली बात, हर देश का, अगर इंडिया की बात करें तो इनका मेन मोटिव यही है कि प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, कि अंतरराष्ट्रीय वे पे
पीस, शांति और सिक्योरिटी को, सुरक्षा को प्रमोट करें। साथ ही सेकंड पॉइंट है मेंटेन करें जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। जो भी नेशंस है उनके बीच में एक न्यायपूर्ण तरीके से जो रिलेशंस हैं, ऑनरेबल रिलेशन, ईमानदारी पूर्वक जो रिलेशंस है उनको मेंटेन किया जा सके। साथ ही देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, फॉस्टर रिस्पेक्ट। फॉस्टर मतलब आप कह सकते हो प्रमोट करना, किसी भी चीज़ को आदर देना, ठीक है। तो फॉस्टर रिस्पेक्ट की आप प्रमोट करो, रिस्पेक्ट किसकी रिस्पेक्ट करो, यहाँ पे इंटरनेशनल जो लॉ है उनके बारे में भी, उनके कानून जो है बने हुए हैं उनको मानो। साथ ही ट्रीटी ऑब्लिगेशंस और साथ ही जो भी आपके ट्रीटी यानी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुए किसी और देशों के साथ, तो उसको भी आप आदर दो, उसको प्रमोट करो, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ का जो कानून है, व्यवस्था, उसको बनाए रखिए और उसको मानिए भी। साथ ही देखिए डी पॉइंट क्या है, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, जिन भी कंट्रीज के बीच में जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर्स को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर, उसको सेटलमेंट करें, इंकरेज करिए कि सेटलमेंट हो और किस तरीके से हो, बातचीत करके, ठीक है। आर्बिट्रेशन मतलब बातचीत करके अच्छे पूरे तरीके से डिस्कशन के थ्रू ये चीज़ हो, ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दो। तो इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि हाउ विल डिड द इंडियन स्टेट लिव अप टू दिस प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद 2 दशक तक किस तरह से इंडिया ने इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, किस तरह से एक कह सकते हो कि आप उन्होंने इन चीज़ों को फॉलो किया। बट यू मे कम बैक टू दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, बट इस क्वेश्चन के साथ आप लास्ट चैप्टर में जब पूरा एंड हो जाएगा चैप्टर, तब भी आप थोड़ा सा कंटेंट समझ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो कंटेंट है, जो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।